तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि अब हम आगे जाके कोर्स को शुरू करने वाले हैं। अब जैसे ही हम कोर्स शुरू करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हम लारावेल को सीखने जा रहे हैं। तो लारावेल है क्या, हम इसको सीख क्यों रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे नुकसान, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या स्टार्ट मिलेगा, या हमें इसके बैकग्राउंड नॉलेज का पता होना चाहिए ताकि हम जिस चीज़ को सीखने जा रहे हैं हमें उसका इल्म हो कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। इससे हमारा इंटरेस्ट भी बिल्ड होता है और हमें एक्चुअल चीज़ भी पता चलती है। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ लारावेल। फिर हम लारावेल को यूज़ क्या करेंगे, एमवीसी क्या है और एमवीसी किस तरह यूज़ होता है। पहले तो हम इस वीडियो में ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को एक दफ़ा समझ लें। अगर तो आप लोगों को एमवीसी के बारे में पता है, लारावेल के इंट्रोडक्शन के बारे में पता है, तो आप इस वीडियो को स्किप करके अगली वीडियो पे मूव कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से सुने, आपको पता चले कि लारावेल है क्या, एमवीसी है क्या और ये काम कैसे करते हैं। अब बात करते हैं लारावेल। व्हाट इज लारावेल? ओके, व्हाट इज लारावेल? लारावेल के बारे में अगर हम बात करें तो लारावेल एक ओपन सोर्स पीएचपी फ्रेमवर्क है। ओके, ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है और ये पीएचपी के लिए ही स्पेशली बनाया गया है और सिर्फ पीएचपी के साथ ही काम करता है। ओके, अब इस फ्रेमवर्क को यूज़ करने का ये मसला और ये फ़ायदा है हमें कि ये हमें बहुत सारी चीज़ों से जान छुड़वा देता है। जैसे हम बहुत सारी, एक तो एमवीसी आर्किटेक्चर को फॉलो करता है ये फ्रेमवर्क। दूसरा, ये फ्रेमवर्क जो है वो ऊप को फॉलो कर रहा है, प्रॉपर क्लीन कोडिंग को फॉलो कर रहा है और इस ये हमें बहुत सारे बिल्ट इन पैकेजेस मिल जाते हैं और बिल्ट इन एनवायरनमेंट मिल जाता है और हमें अपनी जो एप्लीकेशन होती है उसको एक्सपैंड करने में मसला नहीं आता और कोड जो है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड कोड होता है, वेल अंडरस्टैंडेबल होता है और एक्सपैंडेबल होता है और अपडेटेबल होता है। मतलब हम आज अगर PHP 7.4 पे काम कर रहे हैं तो कल हम PHP 8, 9, 10, 11 जो भी आएगी उस पे अपने प्रोजेक्ट को मूव कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। डिप्लॉयमेंट हमारी बहुत इजी हो जाती है। तो अगर हम बात करें तो हमें लारावेल एक ऐसे फ़ायदा देता है कि अगर हम एक सिंपल PHP की एप्लीकेशन, क्योंकि आप लोग PHP के डेवलपर ऑलरेडी होंगे, आपको PHP का नॉलेज होगा। अगर हम PHP में एप्लीकेशन बनाते हैं तो वो एप्लीकेशन में हम व्यूज़ अलग से बना रहे होते हैं, उसी में कोड पुश कर रहे होते हैं या सेपरेट पीएचपी की फाइल्स बना के प्रॉपर कोड इंटीग्रेट कर रहे होते हैं जो बैकएंड के लिए काम करता है, डेटाबेस से कम्युनिकेट करता है, लॉजिक बिल्डिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन लारावेल के अंदर आते ही हमें एमवीसी स्ट्रक्चर मिल जाता है और इस स्ट्रक्चर से हमें कंपोजर बेस्ड अप्रोचेस मिल जाती हैं जो हमें ये अलाउ करती हैं कि हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें बिल्ट इन मिल जाए, हमें दोबारा से बनानी ना पड़े। अगर मैं बात करूं कि हमें एक लॉगिन सिस्टम चाहिए अपनी एप्लीकेशन में, तो वो इसमें पहले से बना हुआ है और बहुत सिक्योर बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें लारावेल हमें देता है। तो ये एक ओपन सोर्स फ्री फ्रेमवर्क है, बहुत इस पे काम हो रहा है, इसकी कम्युनिटी बहुत अच्छी है, कम्युनिटी के फॉरम्स बने हुए हैं, इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, इसकी बहुत सारी जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और अगर बात की जाए तो इसके ऊपर बहुत सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, जितनी भी मोस्टली कंपनीज होती हैं वो इसको चूज़ करती हैं आजकल क्योंकि इसके डेवलपर्स भी अवेलेबल हैं, इसकी डिमांड भी है, ये अपग्रेडेबल भी है, अपडेट भी बहुत अच्छे से हो रहा है। तो सारी चीज़ें इसका बहुत फ़ायदा है, इसलिए मैंने लारावेल को एज अ स्टार्टर चूज़ किया। अब बात करते हैं लारावेल की। जैसे मैं पीछे बात कर रहा था कि ऑथेंटिकेशन इसमें हमें प्रोवाइड कर दी जाती है। तो लारावेल एडवांटेजेस अगर मैं बात करूं कि इसको हम यूज़ ही क्यों करते हैं, वाई लारावेल। ओके, अब एमवीसी के बारे में मैंने आपको बताया, मैं थोड़ी देर तक एक्सप्लेन करता हूँ कि एमवीसी आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। लेकिन लारावेल की अगर अब हम बात करें तो ये हमें बहुत सारी अप्रोचेस देता है। जैसे इंटीग्रेशन हम बहुत इजी हो जाती है, मेल सर्विस इंटीग्रेशन है, स्केजुलर अपने हम हॉराइजन और हमारी जितने भी क्यू स्केजुलर्स हैं वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, अपनी जॉब्स को स्केजुअल कर सकते हैं। इसमें आर्टिजन बेस्ड एक कमांड लाइन टूल है, हम अपनी टूल्स बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को यूज़ करने के लिए। कमांड लाइन बेस पे हम बहुत सारी स्क्रिप्ट्स लिख सकते हैं अपनी मर्जी से अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए। अपनी मल्टीपल डाटाबेसेस, मल्टीपल किस्म की डाटाबेसेस यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है इसमें, एक्सेप्शन हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी है और इसमें हमारे पास टेस्टिंग की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। हम अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट वे से यूनिट टेस्टिंग
बहुत अच्छे से हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत किस्म की हम इसमें अपनी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। अब वही बात है, अगर हम देखें तो ये हमें ब्रॉडकास्टिंग भी अवेलेबल करता है। हमें लारावेल को इस्तेमाल करने से हम अपने बहुत सारे ब्रॉडकास्टिंग जो ड्राइवर्स हैं वो हमें लिखने नहीं पड़ते। हम अपनी जो जावास्क्रिप्ट की एप्लीकेशंस होती हैं उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं और अपने जो ड्राइवर्स हैं उनकी मदद से हमें वो ड्राइवर्स लिखने नहीं पड़ते, तो उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बेसिक मकसद ये है कि अगर हम देखें तो लारावेल के ऊपर अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे व्हाट इज़ लारावेल, तो सिंपल सी बात यह है कि लारावेल एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है। ये हमारी एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेबल, बहुत ज़्यादा रीमोडिफाइएबल, रीथिंकेबल और इसको बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है। हमारी डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा आसान बना देता है। अप्रोचेस हमारी डायरेक्ट हो जाती हैं, इजी हो जाती हैं। कोड में मल्टीपल डेवलपर्स अगर काम कर रहे हों तो सारे एक स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हमें स्ट्रक्चरल इशू भी नहीं आते। तो इसलिए हम लारावेल को चूज़ करते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें लारावेल की हो गई है कि लारावेल हमें किस किस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करता है। बाकी जैसे जैसे हम कोर्स आगे लेके चलेंगे तो हम लारावेल के मज़ीद फीचर्स और मज़ीद बिल्ट इन जो इसके हमें फ़ायदे होने वाले हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि आपको लारावेल के एडवांटेजेस कुछ बता दिए जाएँ, ये है क्या चीज़, ये बता दिया जाए, तो इस बला के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए। अब अगर हम बात करें एमवीसी के बारे में, ठीक है जी। एमवीसी के बारे में बात करें तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा अपने ब्राउज़र पे ले चलूँगा। मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एम वी सी, एम फॉर मॉडल, वी फॉर व्यू, सी फॉर कंट्रोलर। ओके, अब बेसिकली लारावेल हमें क्या प्रोवाइड करता है? मॉडल व्यू कंट्रोलर अप्रोच। अब मॉडल व्यू कंट्रोलर अप्रोच को समझने से पहले हम एक सिंपल अप्रोच की बात करते हैं। ओके, हम एक सिंपल अप्रोच की बात करते हैं। हम अभी मॉडल व्यू कंट्रोलर की बात नहीं करते, इसको इधर ही रहने देते हैं। हम सिंपल एक एप्लीकेशन जो एक बगैर एमवीसी फ्रेमवर्क के है वो कैसे काम करती है उसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। लेट्स सपोज मैंने एक एप्लीकेशन बनानी है। अब उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए मेरे पास 3 स्टेप्स होंगे। ठीक हो गया? क्योंकि मुझे एक वेब एप्लीकेशन बनानी है तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए? मुझे उसके लिए यूज़र एंड चाहिए, जिसको हम कह लेते हैं कि व्यूज़ चाहिए जो मैंने यूज़र को बना बना के देने हैं। जैसे हम बात करें जैसे ये एक वेबसाइट है, इसके ऊपर ये जितना भी है ये एक यूज़र का फ्रेमवर्क है, ये यूज़र साइट है। ओके, यूज़र को जो नज़र आ रहा है, अब यूज़र को जो डाटा इसमें नज़र आ रहा है, ये बहुत सारा डाटा इसमें नज़र आ रहा है। अब ये डाटा कहाँ से आ रहा है? ये डाटाबेस से आ रहा है। अब डाटाबेस से यहाँ पे वो डाटा लेके आने के लिए आपको कुछ कम्युनिकेटर बनाने पड़ेंगे जो कि आपके यूज़र्स के व्यूज़ में डाटा पुश करें। तो उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि आप एक सेपरेट डेटाबेस हैंडलर लिखेंगे। एक आपने ऐसी क्लास लिख दी डेटाबेस हैंडलर की, जो बेसिकली क्या करेगी कि आपकी जो डेटाबेस है उसके साथ कम्युनिकेट करेगी, उससे डाटा लेगी। ये अब इस तरह से अप्रोच काम करेगी। यहाँ से ये डाटा आएगा, यहाँ से ये डाटा सारा वो प्रोसेस होगा, फिर वो डाटा पास कर देगी हमारे व्यूज़ को, यूज़र एंड को। अब यूज़र जो है वो यहाँ से डाटा लिया, यहाँ पे उसने पुश कर दिया और शो करवा दिया। ओके, अब मोस्टली हम आम एप्लीकेशंस में ये भी करते हैं, ये तो होगी एक गुड अप्रोच। आम एप्लीकेशन में समटाइम हम ये भी करते हैं कि हम डायरेक्ट डाटाबेस को सिलेक्ट की क्वेरी से यहाँ पे रीड कर लेते हैं और हम इस प्रोसेस को नहीं भी करते। अब हो सकता है किसी डेवलपर की ये अप्रोच हो, डायरेक्ट अप्रोच हो, लेकिन किसी डेवलपर की ये अप्रोच हो। अब हमारे पास 2 डेवलपर्स एक एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, एक इस अप्रोच से डाटा ले रहा है, एक इस अप्रोच से डाटा ले रहा है। अब एक और डेवलपर आता है, वो कहता है जी मेरा काम है, इन दोनों डेवलपर्स का काम था डाटा रीड करना और शो करना। अब एक और डेवलपर आता है, वो डाटा इनपुट्स लेता है यूजर एंड से और वो डाटाबेस में सेव करता है। वो कहता है जी मैंने अपनी एक अलग से क्लासेस लिखनी है जो सिर्फ पोस्ट मेथड्स की क्लासेस होंगी, मींस पोस्ट रिक्वेस्ट क्लासेस।
मतलब वो एक ऐसी क्लासेस बना लेता है या ऐसी फाइल्स बना लेता है। ये तो एक डेटाबेस हैंडलर आ गया जो कि सिर्फ और सिर्फ रीड कर रहा है। अब वो कहता है जी, मैं कहता हूँ कि जो भी यूज़र ने इनपुट दी वो पहले यहाँ जाए, उसकी वैलिडेशन हो, जो भी होना है वो हो के, अगर वैलिडेशन फेल होती है तो वो वापस चली जाए। लेकिन जैसे ही डाटा जो है वो प्रोसेस हो जाता है तो वो डाटा मेरी डेटाबेस में चला जाए, मेरी डेटाबेस में डाटा स्टोर हो जाए। अब क्या हो रहा है? अब अगर हम बात करें तो एक डेवलपर, एक ही एप्लीकेशन की बात हो रही है, एक डेवलपर इधर से डाटा लोड कर रहा है, एक डेवलपर अपने व्यूज में इधर से डाटा लोड कर रहा है, एक डेवलपर है वो सिर्फ वो राइट कर रहा है इस क्लास को यूज करते हुए, यहाँ से वैलिडेशंस परफॉर्म करके अपना डाटा डेटाबेस में पहुंचाता जा रहा है। अब एक और डेवलपर आ जाता है, ठीक है, वो डेवलपर कहता है कि मैं ना अपना डाटा डायरेक्ट भी तो पहुंचा सकता हूँ, मैं जिस फाइल में डाटा कर रहा हूँ मैं उसी फाइल में वैलिडेशन भी करूँ, सारा कुछ करूँ और मैं यहीं से पहुंचा दूँ। अब हमारे पास बिल्कुल गलत हो गए, ऑपोजिट अप्रोचेज आ गई। एक डेवलपर कह रहा है मैं इस तरह से आ रहा हूँ, मैं इस तरह से आ रहा हूँ, दूसरा कह रहा है मैं इस तरह से लोड कर रहा हूँ, एक कह रहा है मैं इस तरह से डाटा राइट कर रहा हूँ। अब तो हमारे प्रोजेक्ट में एक अजीब सी खिचड़ी पड़ गई, ना तो कोई स्ट्रक्चर है, ना अगर अगर हमें कोई कोड डिबग करना पड़ जाता है, एक डेवलपर को दूसरे कोड का डेवलपर का कोड डिबग करना पड़ जाता है, या किसी ऐसा काम करना पड़ जाता है कि उस एप्लीकेशन को एक्सपैंड करना पड़ जाता है, या उस एप्लीकेशन के कुछ मॉड्यूल्स को रीवैम्प करना पड़ जाता है, रीराइट करना पड़ जाता है, रीफैक्टर करना पड़ जाता है। तो उस केसेस में तो हम अप्रोच को ही नहीं समझ पाएंगे कि उस डेवलपर की बेसिक अप्रोच क्या थी कोड को लेके, हम कोड ही फाइंड नहीं कर पाएंगे, डिबग ही नहीं कर पाएंगे, एरर ही नहीं कोई एरर हैंडलिंग है ही नहीं, कोई चक्कर है ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। इस चीज को अब कैसे सॉल्व किया जा सकता है? अब आती है एमवीसी की बारी। एमवीसी क्या करता है कि एक स्ट्रक्चर, एक बिल्ट इन स्ट्रक्चर दे देता है जिसको हर डेवलपर को फॉलो करना ही करना है, और बहुत क्लीन और ऑप्टिमाइज स्ट्रक्चर हो जाता है। अब इसमें क्या हो जाता है, इसमें ये है हमारे व्यूज। अब हमारे व्यूज में जितना भी डाटा रीड होगा या व्यूज से डेटाबेस में राइट होगा, वो सारे का सारा डाटा सबसे पहले आएगा हमारे कंट्रोलर्स के पास। हमारे कंट्रोलर्स का काम है व्यूज से डाटा लेना और व्यूज को डाटा देना। मतलब हमारे कंट्रोलर्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं कि व्यूज को डाटा पहुंचाना है और व्यूज से ही डाटा लेना है। ये हम व्यूज से इनपुट ले रहे हैं और व्यूज को इनपुट दे भी रहे हैं आउटपुट के लिए। अब हम ये कर लेते हैं कि ये कंट्रोलर जो है ये अब सारे का सारा डाटा डेटाबेस में राइट भी कर रहा है और यही कंट्रोलर डेटाबेस से डाटा रीड भी कर रहा है। अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई है आप लोगों को कि अब हमारा जो कंट्रोलर है वो डेटाबेस में डाटा राइट भी कर रहा है, डेटाबेस में से डाटा रीड भी कर रहा है और वो व्यूज में पहुंचा रहा है। अब आ जाती है बात कि कंट्रोलर डायरेक्ट कैसे डेटाबेस से कम्युनिकेट कर सकता है। कंट्रोलर अगर डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा है तो इस तरह तो हमारे जो हमें जो क्यूरीज हैं वो लिखनी पड़ेंगी बहुत सारी, और हम कोई बिल्ट इन मेथड्स यूज नहीं कर सकते, मतलब कि हमें हर काम के लिए, हर कम्युनिकेशन के लिए अलग से मेथड्स बनाने पड़ेंगे। ठीक हो गया। इस केस में आ जाता है हमारे पास मॉडल। अब मॉडल क्या करता है? अब कंट्रोलर जो है वो व्यू से सारा डाटा लेता है और व्यू से सारा डाटा देता है। ठीक हो गया। लेकिन अब रीड एंड राइट करने के लिए ये क्या करता है, ये मॉडल को बीच में ले आता है। ये क्या करता है, मॉडल को डाटा देता है और मॉडल से ही डाटा लेता है। मॉडल क्या है? मॉडल एक क्लास है। मॉडल एक क्लास है। लेट सपोज मैं यूजर की बात कर रहा हूँ, यूजर का टेबल है यहाँ पे, यूजर की ही एक क्लास है यहाँ पे। उस क्लास में कुछ बिल्ट इन मेथड्स लिखे होंगे, जैसे मैं कहता हूँ मुझे यूजर का डाटा चाहिए, यूजर का नेम चाहिए, तो मैं सिर्फ वो नेम के मेथड को कॉल करूंगा तो मुझे ये जो है ये सिर्फ नेम रिटर्न करेगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, और यहाँ से ये क्यूरी करेगा उस नेम के अगेंस्ट खुद ब खुद ही, जो मैंने एक सेव्ड क्यूरीज रखी होंगी। इससे क्या होगा, मुझे बार बार क्यूरीज नहीं करनी पड़ेंगी। अब मेरी जितनी भी क्यूरीज होंगी डेटाबेस के लिए वो सारी इस मॉडल में लिखी होंगी। जितने भी मेरे यहाँ से वैलिडेशन होंगे, सारा कुछ हो के जो भी क्वेरीज पास होंगी वो सारी यहाँ पे लिखी होंगी एक ही जगह पे। हर टेबल के लिए अलग से मॉडल होगा
और हर मॉडल की अलग से क्यूरी होगी और वो क्यूरी यहाँ पे लिखी होगी। अब वो क्यूरीज जो हैं वो यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगी, वो डाटा लेंगी भी डेटाबेस से, डाटा देंगी भी डेटाबेस को। अब क्या हुआ, अब व्यू ने जो भी काम किया, व्यू को कोई डाटा चाहिए या व्यू को कोई डाटा पास करना है, उसने वो कंट्रोलर को पास करना है। कंट्रोलर ने वो कम्युनिकेशन करनी है मॉडल से। मॉडल के पास बिल्ट इन क्वेरीज हैं जो हमने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली लिख दी हुई हैं। अब वो हम सारी की सारी क्वेरीज के लिए मॉडल को कॉल करेंगे, मॉडल के ऑब्जेक्ट को। अब ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है, दोनों आपस में जो बात करेंगे वो ऑब्जेक्ट्स के तौर पे बात करेंगे। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, हर क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमने पढ़ी। अब हमारी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच आ गई। अब क्या होगा कि व्यूज को अगर कोई भी डाटा चाहिए तो वो कंट्रोलर को बताएगा, कंट्रोलर मॉडल से क्वेरीज देखेगा और उसको प्रोसेस कर देगा। अब मेरे पास 3-4 डेवलपर्स हैं। अब हर डेवलपर को यही अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। अगर किसी ने क्वेरी लिखनी है तो वो यहाँ पे ही लिखेगा मॉडल्स के अंदर। अगर किसी ने कोई कंट्रोलर में काम करना है तो वो कंट्रोलर्स में करेगा। और जो काम कंट्रोलर वाला वो कंट्रोलर एक्सेप्ट कर रहा है, जो मॉडल वाला वो मॉडल कर रहा है, जो व्यू वाला वो व्यू कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट आ जाता है। अब लारावेल क्या करता है कि लारावेल ये एमवीसी अप्रोच को यूज कर रहा होता है। अब क्या होता है कि अब व्यूज कंट्रोलर से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, लारावेल ने थोड़ा सा एमवीसी फ्रेमवर्क को बदला है। अब ये था बेसिक एमवीसी फ्रेमवर्क। इस चीज की आपको समझ आ गई? ठीक हो गया, इस चीज की आपको समझ आ गई। इसको अब हम कर देते हैं डिलीट। अब हमें एमवीसी फ्रेमवर्क की समझ आ गई। अब हम एमवीसी फ्रेमवर्क के बात कर रहे हैं कि व्यूज जो हैं कंट्रोलर से कम्युनिकेट करते हैं, ये मॉडल से करता है, मॉडल डाटाबेस से करता है। हमारा तो काम हो गया। ठीक है जी। अब हम लारावेल के बारे में बात करते हैं कि लारावेल क्या काम करता है। लारावेल कहता है कि ये जो व्यूज है ना, ये डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते कंट्रोलर से भी। इसने एक बीच में ना अपना वो रख दिया है, राउट्स का मॉड्यूल। अब आपने जब भी कोई कंट्रोलर से कम्युनिकेशन करनी है व्यूज की, या व्यू से इनपुट पास करनी है कंट्रोलर में, या कंट्रोलर से कोई इनपुट पास करनी है व्यूज में, तो वो ये राउट्स हैं जो बेसिकली सारा कुछ कर रहे होते हैं, हर कंट्रोलर को ट्रिगर कर रहे होते हैं। एक्चुअली व्यूज में जो भी चीज़ हमें चाहिए, हम पास करना चाहते हैं या रिसीव करना चाहते हैं, हम पर्टिकुलर राउट्स जो गेट पोस्ट डिलीट सोर्स किसी भी किस्म के राउट हो सकते हैं, वो हम सारे यूज करते हैं राउट्स के अंदर। व्यूज ने जब भी कम्युनिकेट करना है तो राउट्स में करना है, राउट्स ने कंट्रोलर से करना है, कंट्रोलर ने मॉडल से करना है और मॉडल ने डाटाबेस से करना है। सिंपल सी बात है। मुझे कोई डाटा लेना है तो मैं गेट रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे कोई डाटा देना है तो मैं पोस्ट रिक्वेस्ट करूंगा इसको। तो अब व्यूज जो है उस हिसाब से हमारे राउट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, राउट्स जो है उस हिसाब से आगे उस स्पेसिफिक जिस राउट को कॉल किया गया, हर राउट डिफरेंट यूनिक होगा। हर राउट अपने पर्टिकुलर कंट्रोलर को कॉल करेगा, उसके पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेगा, और वो जो मेथड है वो यहाँ से अपनी पर्टिकुलर क्वेरीज और पर्टिकुलर वैलिडेशंस को रन करते हुए अपना वो काम करेगा और वो इधर पास कर देगा। तो हमारा एक प्रॉपर जो है ना वो स्ट्रक्चर चल जाता है। ठीक हो गया। अब हम ये बात कर सकते हैं कि व्यूज जो है वो डायरेक्टली कंट्रोलर को एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हम कंट्रोलर से डायरेक्टली व्यूज में डाटा पास कर सकते हैं। मतलब हम जैसे व्यूज ने कोई रिक्वेस्ट की कंट्रोलर को कि मुझे डाटा दो, तो कंट्रोलर ने वो डाटा मॉडल से लिया, तो उसने अब किसी रूट को कॉल करके व्यू को डाटा नहीं देना, उसने अब डायरेक्ट ही डाटा पास कर देना व्यू को। ठीक हो गया। अगर राउट व्यू ने कोई रिक्वेस्ट की है, पोस्ट की, और वो वैलिडेशन फेल हो जाती, तो इसने डायरेक्ट वो व्यू को बता देना भाई तुम्हारी वैलिडेशन फेल हो गई है। तो अब राउट कंट्रोलर से डायरेक्ट है, मॉडल जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर रहा। वो ना तो राउट से कम्युनिकेट कर रहा है ना व्यू से कर रहा है किसी भी तरह से, वो सिर्फ और सिर्फ डाटाबेस से कर रहा है और कंट्रोलर से कर रहा है। अब ये हो गई जी एमवीसी अप्रोच विद लारावेल। अब लारावेल किस तरह काम करता है, एमवीसी किस तरह काम करता है, आपको बहुत तकरीबन अच्छे से समझ आ जानी चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सिंपल वे से समझाने की कोशिश की है। अब इसके फायदे ये हैं कि हमारे जितने भी डेवलपर्स होंगे वो एक ही अप्रोच को फॉलो करेंगे। एक ही अप्रोच को फॉलो करते हुए वो जब एप्लीकेशंस बनाएंगे तो वो एप्लीकेशंस एक्सपेंडेबल भी होंगी, डिबगेबल भी होंगी, क्लीन भी होंगी, और उनको आगे से हम अपडेट भी कर सकते हैं, बहुत काम उनमें हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये थी मेरी मॉडल व्यू कंट्रोलर और लारावेल के बारे में इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियोस में अब हम
इंट्रोडक्शन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे लारावेल को। लारावेल को इंस्टॉल करके उसके फोल्डर स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसके बाद हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है एक्चुअली कि लारावेल काम किस तरह से करता है और ये जो एमवीसी के रोले डले हुए हैं कि ये एमवीसी काम कैसे करता है वो सारा आपको समझ आ गया। अब इंटरव्यूज़ की बात आती है तो इंटरव्यूज़ में अगर कोई आपको एमवीसी के बारे में कोई भी क्वेश्चन करता है या लारावेल एमवीसी को किस तरह से डिफरेंटली यूज़ करता है तो मेरे ख्याल में अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आपके पास एक अच्छा बेसिक नॉलेज होगा कि आप मॉडल व्यू कंट्रोलर की जो अप्रोच और आपस में कम्युनिकेशन है वो आप समझा सकते हैं। अगर कोई आपको इंटरव्यू कहे कि मॉडल से व्यू में कम्युनिकेशन करनी है तो यू विल से नो, इट्स नॉट पॉसिबल। व्यू से कंट्रोलर को कम्युनिकेट करना, नो इट्स नॉट पॉसिबल। कंट्रोलर से व्यू को करना है, यस इट्स पॉसिबल। कंट्रोलर से मॉडल को करना है, इट्स पॉसिबल। तो अब आप एक प्रॉपर क्वेश्चंस के आंसर देने के काबिल हो गए हैं कोई भी आपसे कुछ भी पूछे तो। ओके, थैंक यू जी।